नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं 2025 में क्या कुछ बड़ा हुआ, उस बारे में हम आपको बताएंगे कि भारतीय राजनीति से जुड़े हम हर पहलू को आप तक पहुंचाएंगे। 2025 भारतीय राजनीति, नीति और संस्थानों के लिए एक असाधारण और यादगार वर्ष रहा। इस साल की शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने न केवल सत्ता की दिशा बदली बल्कि लोकतंत्र, विदेश नीति और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर गंभीर बहस भी छेड़ दी। साल 2025 में देश की दो विधानसभाओं दिल्ली और बिहार में हुए चुनाव ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों के नतीजे अप्रत्याशित रहे और इन चुनावों ने ये साफ कर दिया कि भारतीय मतदाता अब किसी भी दल को स्थायी जनादेश देने के मूड में नहीं है। अब अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे बड़ा संदेश सत्ता परिवर्तन से ज्यादा विपक्ष की सियासी हैसियत से जुड़ा रहा। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन असली राजनीतिक झटका राष्ट्रीय जनता दल को लगा। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट गई। ये वही पार्टी थी जो कभी बिहार की राजनीति की धुरी मानी जाती थी। वहीं चुनाव परिणामों ने 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिला दी, जब बड़े विपक्षी दल अचानक हाशिए पर चले गए थे। हालांकि आरजेडी को इतनी सीटें जरूर मिल गई कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बन सके, लेकिन पार्टी की जो सीमित मौजूदगी ने ये संकेत दे दिया कि बिहार की राजनीति अब नए संतुलन की ओर बढ़ चुकी है। अब बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 भी कम चौंकाने वाले नहीं रहे। राजधानी की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ। आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही दिल्ली में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हुई। ये चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा का एक चक्र पूरा होता नजर आया। 2013 में जिस तरह उन्होंने शीला दीक्षित को हराकर राजनीति में जोरदार एंट्री की थी, ठीक उसी तरह 2025 में उनकी विदाई भी उतनी ही नाटकीय रही। इस बार वे खुद अपनी सीट से चुनाव हार गए। उनके साथ ही आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया की हार ने पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देश की घरेलू राजनीति के साथ साथ 2025 में भारत की विदेश नीति भी अभूतपूर्व दबाव में रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भारत अमेरिका संबंधों में नई तनातनी पैदा कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर कराने के ट्रंप के दावे को भारत द्वारा खारिज किए जाने के बाद 27 अगस्त से भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने इसे रूस से तेल आयात की सजा बताया और कहा कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए आर्थिक मदद मिल रही है। इस फैसले के बाद भारत में विपक्ष ने मोदी ट्रंप दोस्ती पर सवाल उठाते हुए सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला। हालांकि जमीनी हकीकत राजनीतिक आरोपों से अलग नजर आई। ट्रंप टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ा। उल्टे साल के अंत तक भारतीय निर्यात ने मजबूती दिखाई। नवंबर महीने में निर्यात के आंकड़ों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया, जबकि आयात में गिरावट आई। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बनी रही, भले ही टैरिफ के चलते कीमतें बढ़ गई हो। इससे साफ हुआ कि वैश्विक बाजार में भारत की आर्थिक पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वहीं साल के अंत तक रूस से भारत के तेल आयात में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, जिससे ट्रंप प्रशासन के दबाव की धार कुछ हद तक कुंद पड़ गई। वहीं 2025 का एक और बड़ा और संवेदनशील अध्याय रहा वक्फ अधिनियम। 8 अप्रैल से देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू कर दिया गया। ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित हुआ था और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना। सरकार का दावा था कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना, विभिन्न मुस्लिम समुदायों की भागीदारी बढ़ाना और सामाजिक कल्याण को मजबूत करना है।
हालांकि कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध किया। नए वक्फ कानून को लेकर कानूनी लड़ाई भी तेज हुई। इसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में दर्जन भर से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई। 15 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे सरकार को बड़ी राहत मिली। कानून के तहत वक्फ बोर्ड को अब किसी भी संपत्ति को जो है वक्फ घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करना होगा। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारण का अधिकार दिया गया है। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में जो है गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी, कम से कम 2 महिलाओं की नियुक्ति और ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में अपील का अधिकार, ये सभी बदलाव कानून को पहले से बिल्कुल अलग स्वरूप देते हैं। साल 2025 की सबसे अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाओं में से एक रहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। 21 जुलाई को उन्होंने अचानक पद छोड़ दिया और वजह बताई स्वास्थ्य ठीक ना हो। इसके बाद वे सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हो गए। जब तक नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा नहीं हुई, विपक्ष सरकार को लगातार घेरता रहा और धनखड़ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाता रहा। 12 सितंबर को सीपी राधाकृष्णन के नए उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ये विवाद धीरे धीरे शांत हो गया। तो चुनावी प्रक्रिया को लेकर 2025 में एक और बड़ा विवाद सामने आया, SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई इस प्रक्रिया को लेकर सबसे ज्यादा विरोध वहीं देखने को मिला। इसके बाद पश्चिम बंगाल सहित देश के 12 राज्यों में SIR लागू किया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक पूरे देश की वोटर लिस्ट पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाती। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन इसका कोई खास राजनीतिक असर नहीं देखा गया। इसके बावजूद अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों के साथ अपनी मुहिम जारी रखी। 2025 में न्यायपालिका भी लगातार विवादों के केंद्र में रही। 6 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर एक वकील द्वारा जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हालांकि जस्टिस गवई ने अवमानना की कार्रवाई के पक्ष में रुख नहीं अपनाया। बार कौंसिल ने उस वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर बाद में जो है रद्द कर दिया। वहीं 14 मार्च को होली के दिन दिल्ली माननीय हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने के बाद उनके बंगले से अध जले नोट मिलने की खबर ने सनसनी फैला दी। बाद में 15 करोड़ रुपए कैश मिलने की रिपोर्ट ने न्यायपालिका की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं अगर बात की जाए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव और मद्रास माननीय हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन भी अपने अपने फैसलों और बयानों को लेकर विवादों में रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए गए बयान से लेकर मंदिर दरगाह विवाद तक इन मामलों ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और भूमिका पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। वहीं जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की मांग करते हुए करीब 100 सांसदों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया, जिसमें अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और MK स्टालिन जैसे नेता शामिल थे। कुल मिलाकर 2025 जो है एक ऐसा साल रहा जिसने भारतीय लोकतंत्र की हर परत को झकझोर कर रख दिया। चुनावी उलटफेर, विदेश नीति का दबाव, संवैधानिक संशोधन, सत्यागत विवाद, इन सभी ने ये साफ कर दिया है कि भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां हर फैसला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।